बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हेड ऑन और मैं हूं मुनीफ फारूक। एक दफ़ा फिर आपको दिली ईद मुबारक। उम्मीद है ये दिन आपके अच्छे गुजर रहे होंगे। गुज़िश्ता रोज़ हमने अपने मौजूद मेहमानों के सामने कुछ सवाल रखे। मुझे पता है बहुत से सवाल अभी भी ऐसे हैं हालात हाज़रा के हवाले से, करंट अफेयर्स के हवाले से, जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं। एक दफ़ा फिर मुझे ज्वाइन करें जनाब मोहम्मद मालिक साहब, जनाब मंसूर अली खान साहब, अलीना शिगरी साहिबा और जनाब सईद काजी साहब। मालिक साहब, ये इमरान खान साहब को ओवर 1000 डेज़ हो गए। बहुत से लोग, वैसे तो आपको पता है ये यूट्यूब के ऊपर कुछ हजरात ये दावे करते हैं कि जी अब आए खान साहब बाहर, तो अब आए खान साहब बाहर। अब ये काम सियासतदानों ने भी शुरू कर दिया। मैं देख रहा था वो नदीम चांद साहब कह रहे थे, वो जी इमरान खान साहब को देखे 3 साल हो गए हैं जेल में, तो बस अब वो बाहर आने वाले हैं, क्योंकि इतना लंबा अरसा कोई नहीं जेल में रहता जी, और बस 3 साल रख लिया उन्हें। बट आपका क्योंकि तजर्बा हमसे बहुत ज़्यादा है, आपने माजी में भी देखा लीडर्स रहे, जरदारी साहब इज़ अ लिविंग एग्जाम्पल, काफ़ी लंबा अरसा रहे। बट डू यू थिंक दिस टाइम इज ऑफ द एसेंस के लिए 3 साल रह लिए, नाउ इट इज़ द टाइम कि उनको बाहर आ जाना चाहिए? बट क्या आप जो चीज़ों को इर्द गिर्द देखते हैं, और इस्लामाबाद में तो आप ज़्यादा देखते हैं, तो क्या आपको लगता है देयर इज़ अ लाइकलीहुड कि जी वक्त डिटर्मिन कर रहा है कि जी 3 साल हो गए हैं तो अब बाहर आ जाएं, अब बाहर आ जाएंगे वो? हमने अपनी जिंदगी में जितनी पॉलिटिकल चेंजेस देखी है ना, 2 चीजों पे उनका तयन होता है। या शख्सियात बदलती हैं और आपके हालात बदलते हैं, या फिर हालात में इतना बड़ा आपकी टॉक्सी टर्न आ जाए कि अनएक्सपेक्टेड तो चीजें बदलती हैं। वो बच्चों में एक सीसा होता है मुनीब, जिसके एक तरफ एक बंदा बैठता है, दूसरी तरफ एक बंदा बैठता है। जब एक ऊपर जाता है तो दूसरा नीचे आता है, जब एक नीचे जाता है दूसरा ऊपर जाता है। खान साहब एक सीसो पे है और सीसो के दूसरी तरफ कोई और शख्सियत है। जब तक वो शख्सियत ऊपर है ये नीचे रहेंगे, जब ये ऊपर जाना शुरू हो जाएगी तो दूसरी साइड नीचे आ जाएगी। तो ये तो एक पॉलिटिकल सीसॉ है, इससे आगे ना ही बात करें तो बेहतर है। सो बेसिकली ये इनकी इक्वेशन है, क्योंकि इनकी अपनी पार्टी कुछ नहीं कर पाए। इनकी तो आपस की टफ फाइट्स ही खत्म नहीं हो रही। कभी हमशीराओं की लड़ाई हो रही होती है सलमान अकरम रजा साहब का, कभी सलमान अकरम रजा साहब की लड़ाई हो रही होती है बाकी लीडर से, बाकी लीडर आपस में लड़ रहे होते हैं। वो छोड़े, इनके अपने जो लीडर हैं, अपना अचकजई साहब, आपको याद है उन्होंने एक बार कहा था कि जी मसला तो पीटीआई का ये है कि हर 100 बंदे ने अपना ग्रुप बनाया हुआ और अपने से लड़ते रहते हैं। ये फॉर देम ऑपोजिशन तो तभी काम दिखाती है जब यूनाइटेड हो, और खाली एक पार्टी नहीं, लार्जर ऑपोजिशन। यहाँ तो जो बेसिक स्टार्टिंग यूनिट है ये खुद ही यूनाइटेड नहीं, तो ये किस तरह किसी के लिए चैलेंज बनेंगे अभी। जो दूसरा, जब अमेंडमेंट्स के बाद जो जुडिशरी का बहाल है, तो पहले ही जुडिशरी से आपको इंसाफ मिलना इतना मुश्किल था, अब तो इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि आप कहें कि खाली मेरिट पे फैसला होगा। अब तो पॉलिसीज पे फैसले होते हैं ना, मेरिट की तो आप छोड़ दें इस बात को। वैसे तो मैं आपके दलाइल का बड़ा कायल हूँ, जब ख़ास तौर पर जब आप अपनी और मेरी इज्तिमाई सेहत का ख्याल रखते हुए बहुत सी बातें कहते हुए भी नहीं कहते, मैं उसका बड़ा कायल हूँ और आपका ममनून हूँ मैं। लेकिन ज़रा अच्छा, राइट, मंसूर अली खान साहब, इस बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हैं? नहीं, मेरे ख्याल में नदीम अफजल चंद साहब जो हैं वो एक पॉपुलर टोन लेने की कोशिश कर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई बात है। हर साल ही कोई ना कोई जो है वो इस किस्म की प्रेडिक्शन देता है कि ये वाला साल, ये बस ये छोटी ईद गुजर जाए, ये बड़ी ईद गुजर जाए, ये 1 जनवरी गुजर जाए, ये 14 अगस्त गुजर जाए, ये गर्मियां गुजर जाएं, ये सर्दियां गुजर जाएं, ये बारिशें गुजर जाएं, रमजान का महीना गुजर जाए, और उसके बाद आप देखिएगा इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे। सारी तुक्का क्रेसी है, ये एनालिसिस है, खबर नहीं है। एनालिसिस जो है वो आप जो मर्जी दे दें। तो चले मैं एक एनालिसिस देता हूं कि इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे। अब वो कब होंगे, वो 2026 होगा, 27 होगा, 28 होगा, 29 होगा, मुझे क्या पता, लेकिन मैंने कह दिया कि जी रिहा हो जाएंगे। सो आई डोंट थिंक कि इस बात के अंदर कोई सब्सटेंस है। राइट। अच्छा, अलीना शिगरी साहबा, ये जो जारी बात है, मुख्तलिफ आराएं जो हमारे सामने आती हैं, आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में? चंद साहब की बात, उनका अपना एक मौक़िफ़ ज़रूर हो सकता है। चंद साहब के तो अपने लीडर्स जो हैं उन्होंने एक बड़ी तवील इनकारसरेशन बर्दाश्त की, जेल की सोबतें बर्दाश्त की। सो चंद साहब के सामने जो है वो मिसाल तो कहीं ज़्यादा, और जरदारी साहब हों, दीगर जो है वो उन्होंने तो काफ़ी सोबतें बर्दाश्त की। इमरान खान साहब के हालिया इस तनाजुर में, हालिया सियासी इस मंजरनामे में जिस तरह की जेल इमरान खान साहब बर्दाश्त कर रहे हैं, वो नेचुरली एक सिंबॉलिक पावर उसकी ज़्यादा
हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और जितनी लंबी उनकी हमें जेल की मुद्दत नज़र आएगी उतने ही हमें स्ट्रॉन्ग उनका एक जो वोटर बेस है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है, उतना ही उनके जो सिंबॉलिक पावर है वो हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वो कम नहीं हो सका जितना अपने अरसे से उनको जेल में रखा हुआ है, और जिस किस्म की जेल वो बर्दाश्त कर रहे हैं, और जिस किस्म की खबरें अब सामने आ रही हैं जहाँ पर 1000 से ज़ायद दिन जो है उन्होंने जेल में बर्दाश्त किए। ना सिर्फ ये, आपने 6 माह से उनको एक कैद तन्हाई में रखा हुआ है, वो भी सबके सामने है। आपने उनको और उनकी अहलिया को इस वक्त जो हेल्थ चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं वो भी सबके सामने है, और जिस पर इंटरनेशनल जो आपने देखा कि यूएन की स्पेशल रैपरटोर की भी जो रिपोर्ट थी उनकी जानिब से भी ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि 15 रोज़ से ज़ायद अगर हो जाए इस सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के तो वो फिर एक फ़िज़िकल टॉर्चर की एक एक्सट्रीम फॉर्म इख्तियार कर लेती है। सो इस किस्म के हालात में आपने जेल में अगर एक लीडर को कैद रखा हुआ है, उसकी फ़िज़िकल आपने जो पॉलिटिक्स है, सियासत है, अगर उसको कंट्रोल करना आपके लिए मकसूद था या आपकी एक इंटेंट थी तो आप फिजिकल उसकी सियासत को आप कंट्रोल ज़रूर कर सकते हैं। ऑल्दो वो अभी भी अपनी जमात के तमाम उन डिसीशंस पे बहुत ज़्यादा एक इन्फ्लुएंस रखते हैं, हावी रखते हैं। अगरचे आपने नो कॉन्टैक्ट जोन में उनकी पार्टी को भी रखा हुआ है, उनकी फैमिली को भी रखा हुआ है, 6 माह से कोई उनकी कॉन्टैक्ट नहीं इस्टेब्लिश हो सका, विच इज़ अगेन अगेंस्ट द प्रिजन रूल्स और जेल मैनुअल के ख़िलाफ़ है। तमाम वो अदालती अहकामात मौजूद है जिनकी खिलाफ वर्जी हो रही है, लेकिन बावजूद उसके जो नैरेटिव पॉलिटिक्स है, जो बयानिया है, वो अभी भी उसी शख्स का इस वक्त इस मुल्क में प्रिवेल होते हुए नज़र आ रहा है, जहाँ पर सिस्टम में तमाम तर जो इकदामात किए जा रहे हैं। और सवाल ये भी ज़रूर आयद होता है कि अगर एक शख्स की जेल में बैठ के 1000 दिन से ज़ायद गुजारने के बावजूद सियासत ख़त्म हो चुकी है, उसकी रेलेवेंस ख़त्म हो चुकी है, उसकी पार्टी क्रश हो चुकी है, उसे कोई कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश होना आपने इंश्योर करना था, लेकिन बावजूद उसके अगर तमाम इकदामात ये करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो नेचुरली सवाल फिर यही आयद होता है कि फिर उसकी रेलेवेंस ख़त्म कैसे हो गई अगर आपके सारे डिसीजन, सारे फैसले, सारे इकदामात के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्स नज़र आ रहा है या रिफ्लेक्ट कर रहा है, उसका अक्स नज़र आ रहा है, तो फिर उसकी रेलेवेंस यानी आपको भी तस्लीम करना होगा कि कहीं ना कहीं ज़रूर मौजूद है। काजी साहब, आपकी क्या राय है इस हवाले से? खान साहब की जो जेल में मेरे ख्याल में ये गवर्नमेंट ज्यादती करे, और जो पॉलिटिकल लोग हैं उन्हें ये सोचना चाहिए, अगर तो उन्होंने हुकूमत के ख़ात्मे के बाद लंदन में अपने आलीशान फ्लैट्स या घरों में नहीं चले जाना, इधर रहना है, तो उन्हें सोचना चाहिए। और क्योंकि कल ये कोई नहीं कहेगा कि जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब अगर ये हैं और ये पंजाब में गवर्नमेंट जो है वो मुस्लिम लीग नून की है, तो वो जी वो सनूनी सन करन दें दे, तो फिर कहेंगे कि आप वहाँ बैठे हुए क्यों थे। सो ये नदीम अफजल चंद साहब जो भी कहें वो ठीक कह रहे हैं कि वो अल्लाह करे वो ठीक कह रहे हों कि खान साहब बाहर आएँ, उन्हें बाहर आ जाना चाहिए। तो ये हाई हैंडेडनेस है, और ये पॉलिटिकल एलीट जो है उसको अपने दरमियान इतना आगे इस कॉन्फ्लिक्ट को नहीं लेके जाना चाहिए। इतना मैं जुर्रत ज़रूर करूँगा मालिक साहब कि ये बताइए, आपको लगता है कि ये निज़ाम जिस तरह से चल रहा है, इसने इतनी तैयारी कर ली है कि आगे जब वक्त आएगा तो अगले इंतखाबात में बहुत सारी तब्दीलें और हो जाएंगी, शायद आज जो मखलूत हुकूमत है वो उसको इस तरह से बनाने की ज़रूरत ना पड़े, किसी एक के पास ज़्यादा मेजॉरिटी हो और वो इतना डिपेंडेंट ना हो, प्रॉब्लम्स ना हो जो आज हैं कि इसको राज़ी करो, उसको राज़ी करो, तरमीम करनी है, ये करना है। तो क्या आपको लगता है कि ये वक्त दिखाएगा और ये होगा? मैं तो एक बात सिंपली कह सकता हूं कि जो इस वक्त रूलिंग अलायंस की ताकत है पीएमएलएन की, वो पीएमएलएन बतौर पार्टी की कुर्बत नहीं है, वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की बहैसियत फर्द कुर्बत है जिसने इस निज़ाम को उनकी फेवर में किया हुआ है। अगर आप शहबाज शरीफ को एक इक्वेशन से निकाल दें तो यकीन माने फिर बाकी पार्टी सारी एक ही लेवल फील्ड पे आ जाएंगी, फिर कुछ भी हो सकता है। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। जी जी बिल्कुल, मैं ज़रा चाहूँगा कि इससे ज़्यादा क्लैरिटी आप मुझे ना दें। मंसूर अली खान साहब, इस बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हैं? मैं नहीं जानता कि ये तासुर दुरुस्त है या नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हुआ कि मेरे ख्याल में किसी और जमात को भी जो है इस सेटअप में से निकालने की कोशिश की गई, तो मेरे ख्याल में नुकसान होगा जमहूरियत का। पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस तरह एक स्क्वीज कर दिया गया है, उनकी पॉलिटिकल स्पेस को जो है स्क्वीज कर दिया गया है, ना उनको जलसे करने की प्रॉपर्ली पंजाब में इजाजत मिलती है, ना वो प्रोसेशन निकाल सकते हैं, ना इमरान खान साहब की बहनों की उनकी मुलाकात उनसे हो पा रही है। सो हम देख रहे हैं कि उनकी पॉलिटिकल स्पेस को जो है वो काफी हद तक स्क्वीज आउट कर दिया गया है।
इससे अल्टीमेटली नुकसान जो है वो आप एक सेगमेंट, स्पेसिफिक सेगमेंट का जो वोटर्स का एक ग्रुप है जो उस जमात को फॉलो करता है, उसको वोट देता है, आप उसको एलियनेट कर रहे हैं। आप इसको पूरे निजाम में से कह रहे हैं कि अगर तुम उनके साथ हो तो फिर इस निजाम का हिस्सा तुम नहीं बन सकते। सो मेरे ख्याल में ऑलरेडी एक बड़ी जमात को अगर आपने इस तरह कर दिया और उसके बाद आगे भी मजीद जमातों के साथ अगर यही पॉलिसी अपनाने की कोशिश की गई तो मेरे ख्याल में इससे बहुत नुकसान होगा। राइट। अच्छा अलीना शिकरी साहबा, ये जो जारी बात है, मुख्तलिफ आराएं जो हमारे सामने आती हैं, आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में? तासुर दुरुस्त है या गलत है ये तो सेकेंडरी सवाल है। मेरे ख्याल से ये तासुर होना ही इटसेल्फ बहुत ज़्यादा डैमेजिंग है। एक ऐसा मुल्क जो कि बड़े शदीद चैलेंजेस से गुजर रहा है, आपने अगर तो ये कहना कि निज़ाम ने जो फील्डिंग है वो सेट कर ली है, एक जमात जो इस वक्त मकबूल तरीन जमात है इस मुल्क की, उसको आपने बिल्कुल साइड लाइन कर देना है। आपने पीपल्स पार्टी भी निज़ाम में होती है कि नहीं, और ऑल्दो सब जानते हैं कि सिस्टम के गारंटर्स लाइक आई सेड अर्लियर वो पीपल्स पार्टी ज़रूर है, लेकिन मेरे ख्याल से जब आप ये कहते हैं कि ताकत का महवर अवाम है, तो फिर ये तासुर इटसेल्फ उस अवाम के जो से है उसको इंतहाई डैमेज कर देता है। आप जब ताकत का महवर आवाम को समझते हैं और आवाम की से ही आपके लिए मैटर ना करे तो मेरे ख्याल से फिर निज़ाम में कुछ नहीं बच जाता। आप वक्ती तौर पे मामलात ज़रूर चला सकते हैं, आवाम को आप अंडरमाइन करके उनके साथ डिसंगेज रह के, क्योंकि ये भी तासुर की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये कम्प्लीटली रिफ्लेक्ट करता है कि आपने आवाम से डिसंगेज रहना है, आपने आवाम की से का, आवाम की राय का जो है वो एहतराम नहीं करना है, और आवाम की जहाँ पर राय का एहतराम ना हो तो फिर वो आप वक्ती तौर पे मामलात को ज़रूर आगे चला सकते हैं, लेकिन उस सिस्टम को वो लेजिटिमेसी कभी भी हासिल नहीं होगी। काजी साहब, आप बड़ा बेलाग तबसरा करते हैं, जारी बात है मुख्तलिफ ओपिनियन हैं जो हमारे बहुत से ऑनरेबल कोलीग्स ने हमारे साथ रखे हैं, सामने रखे हैं, जो इस प्रोग्राम का हिस्सा है। आपकी क्या राय है इस हवाले से? ये कहना जी कि निज़ाम ने अपनी फील्डिंग सेट कर, वो तो सेट ही है। इलेक्शन क्या, मैं तो कहता हूँ कि ये पहले ही प्यू, एक जो बहुत बड़ा इदारा है अमेरिका का, वो कहता है जी सिर्फ 12% मुल्कों में जमहूरियत रह गई है। मेरी ना चीज़ अगर लेफ़्ट के देखें नुक्ता नज़र से, बाएं बाजू के नुक्ता नज़र से देखें तो कोई मुझे जमहूरियत दुनिया में नज़र नहीं आती। ये ट्रंप की जमहूरियत है जो देख रहे हैं, या ये क्रैमर जमहूरियत कर रहा है, या मैक्रोन यहाँ पे बैठ के जमहूरियत कर रहा है, ये कहने के मफादात, तो जमहूरियत तो यहाँ पे मौजूद ही नहीं है मेरे ख्याल में। और सेकेंडली रही बात वैसे ही उन्होंने तबाह के तौर पर, ये क्यों आप इलेक्शन कराते हैं, इतने पैसे ज़ाया होते हैं आपके, और जो है वो एक एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी। अब मैं मार्शल लॉ के हक में नहीं हूँ, और मैं जमहूरियत यूनानी लफ्ज़ है, 2 लफ्ज़ों का ये मुरक्कब है, और इसका मतलब है अवाम की हुक्मरानी। अगर किसी एक्सरसाइज के बाद अवाम की हुक्मरानी नहीं होनी, और सेकेंडली अवाम की जो राय है उसने भी मुनक्किस नहीं होना, तो दफ़ा करें, ये पैसे बचाएं। इसकी भी हम कोई दुबई में प्रॉपर्टी ख़रीद लेंगे, या यूरोप में भी माशाल्लाह बड़े बड़े अच्छी खूबसूरत फ्लैट मिलते हैं, तो ये पैसा ज़ाया करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर एक इलेक्शन आवाम की उमंगों का तर्जुमान नहीं है और उसकी जो राय की सही रिफ्लेक्शन नहीं होती, तो ये, और वैसे भी सरमाए की इतनी मुदाखलत हो गई है। ये अभी देखें, ये जो प्राइमरी हुई है जहाँ पे ट्रंप जीता है, $33 मिलियन लगा के वो जीते हैं, तो ये सरमाए का खेल है, जमहूरियत कहाँ रह गई है। लिहाजा ये भी सवाल मेरे ख्याल में गैर ज़रूरी है। ये जो बात की जाती है, ऑल्दो अगेन अ वेरी अननेचुरल अलायंस, बट क्या पीपल्स पार्टी पीटीआई इनका कोई फ्यूचर है इकट्ठे, एज यू नो, कि दे कैन गेट टुगेदर एंड मे बी यू नो समहाउ दे कैन ट्राई एंड डिसलॉज द गवर्नमेंट, या एटलीस्ट उसके लिए कुछ कर सके हुकूमत के खिलाफ? देखिए, अभी बिलावल भुट्टो का टाइम नहीं है, और अगर बिलावल भुट्टो की ऐसी मूव करेंगे जिसमें उनका ख्याल होगा कि मैं पीटीआई के साथ मिलके मैं एक इक्वेशन को बदल सकता हूँ, तो मेरा ख्याल है वो पीपल्स पार्टी के मिस फॉर्चून्स में बदल देंगे इन द फोर्सेबल फ्यूचर, लेकिन उससे ज़्यादा उनको मिलेगा कुछ नहीं। अभी उस चीज़ का वक्त नहीं है, और ना ही इनके हालात उसके मुताबिक हैं फ्रैंकली। मंसूर अली खान साहब, इस बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हैं? देखिए, मेरे ख्याल में जमहूरियत जो है मुमकिनात का नाम है, और अगर जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अक्सर चाहने वाले कहते हैं ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो मुमकिन ही नहीं है,
नहीं, ये मुमकिन है, क्योंकि इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल जो है वो परवेज इलाही है, इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल जो है वो शेख रशीद अहमद हैं। एक साहब को जो है कहा मैं चपरासी ना रखूं, उसके बाद उसे अपना वजीर दाखिला रख लिया। एक को कहा कि पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, उसके बाद उसको सीएम बनवा दिया, स्पीकर भी बनवा दिया। और बड़ी एक लंबी लिस्ट है जिसमें खान साहब ने बड़ी पोजीशंस ली लोगों के खिलाफ, लेकिन उसके बाद उसको तब्दील किया। हाँ, ये मानना पड़ेगा कि एक बहुत ही कड़वा घूंट होगा, लेकिन जाहिर बात है अगर हालात को देखा जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जितनी मुश्किल में फंसी हुई है, तो जाहिर बात है ये मुमकिनात में शामिल है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि ऑलवेज एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। ये पाकिस्तान की डेमोक्रेसी है, और कितनी को डेमोक्रेसी है ये भी जाहिर बात है डिबेटेबल है, लेकिन हो कुछ भी सकता है। राइट। अच्छा अलीना शिकरी साहबा, ये जो जारी बात है मुख्तलिफ आराएं जो हमारे सामने आती हैं, आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में? नहीं, पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपको ऑलरेडी पता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, उनकी पॉलिटिक्स जो है वो बहुत क्लियर है, और उनकी पार्टी के कुछ रहनुमाओं की भी अगरचे ख्वाहिश ज़रूर हो सकती है कि पीटीआई और पीपल्स पार्टी मिलके, या पीपल्स पार्टी भी ये ख्वाहिश का इजहार, आपको पता है 2024 के इलेक्शंस में भी, इलेक्शंस के बाद फौरी बहुत इस किस्म की मनूवरिंग हो रही थी कि पीपल्स पार्टी के साथ पीटीआई मिल के हुकूमत कायम कर ले, बिकॉज पीपल्स पार्टी ऑल्सो हैड द नंबर्स, एंड पीपल्स पार्टी अगेन एक किंग मेकर वाले रोल में हमें नजर आ रही थी उस वक्त। लेकिन पीटीआई नेचुरली इमरान खान साहब चीज़ें ड्राइव कर रहे हैं, और इमरान खान साहब अगर तो पीपल्स पार्टी से हाथ मिलाते हैं तो फिर उनकी पॉलिटिक्स को बहुत शदीद नुकसान है, और लिहाजा ये जो एडवेंचर कहे इसको या मिस एडवेंचर कहे और पार्ट ऑफ पीटीआई, हमें ये इक्वेशन जो है वो बनती हुई दिखाई नहीं देगी। एक राय ये भी पाई जाती थी कि क्या हुकूमत और 28वीं आईनी तरमीम के ही तनाजुर में अगर तो मुमकिन तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कोई ना कोई अपने मामलात लेकर चलने के लिए, या उनको जो नंबर्स दरकार है उसके लिए क्या पीटीआई को कुछ गारंटीज दे सकती है? अगरचे आपको ये भी पता है कि पीटीआई का जो एजेंडा है वो बड़ा लंबा चौड़ा है, मुज़ाकरात के जरिए कुछ गिव एंड टेक वगैरह की उस पर कोई बात हो सकती है, उसके लिए भी बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है, क्योंकि इमरान खान साहब से अगरचे मुलाकात का सिलसिला भी जो है वो चोखट हमें दिखाई दे रहा है। और दूसरी बात ये कि जहाँ पर पीटीआई की कुछ क़यादत में से लोग जो है वो ये राय ज़रूर रखते हैं, चाहे वो कमिटीज़ में वापसी का फैसला हो या मुज़ाहिमत की सियासत ना करना हो, उस हवाले से उनको जो बार बार एक शख्स बावर करा रहे हैं, उनके लीडर के वो तमाम जो डिसीशंस हैं या डायरेक्शंस हैं, वो हैं लीडर ऑफ द अपोजिशन इन नेशनल असेंबली अशरफ जही साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उनको बार बार वो याद दिला रहे हैं कि आपके लीडर की जो डायरेक्शंस हैं उसके ऊपर आप उस मौके पर ही आप कायम रहें, और उससे आप डिविएट जो है वो करते हुए ना दिखाई दें, चाहे वो कमिटीज़ में वापसी का मामला हो या दीगर उमूर हो। मेरा नहीं ख्याल है कि ये इक्वेशन हमें कोई आगे आने वाले टाइम्स में बनती हुई दिखाई दे। काजी साहब, आपकी क्या राय है इस हवाले से? आई डोंट नो, पीटीआई ने, मैंने कहा था कि पॉलिटिकली स्पीकिंग जिस दिन पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून से हाथ मिलाया, इट विल बी किस ऑफ डेथ फॉर पीपीपी, क्योंकि मुस्लिम लीग नून का जन्म रियासती इदारों ने किया था इन रिएक्शन टू या काउंटर करने के लिए पीपीपी को। जिस दिन पीपीपी ने मुस्लिम लीग नून से हाथ मिला के वो जो क्या कहते थे, वो एक किया था मुआहिदा जिसे आप कोई ख़ास नाम, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं था, वो फ्राम अवाम पॉइंट ऑफ व्यू दैट वाज अ चार्टर ऑफ बिट्रेयल, क्योंकि एक लेफ़्ट की तहरीक थी, उसकी कुछ मंशूर थे, तो आप भी उन्हीं के साथ बैठ के, तो फिर मेरे ख्याल में ये भी सवाल कुछ ज़्यादा कोई अब पीटीआई के साथ बैठे ना बैठे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आखिरी सवाल मालिक साहब, बहुत मिलिटरीली पाकिस्तान को बड़ी कामयाबियाँ मिली पिछले साल, आपने, हमने, हम सब ने हैसियत पाकिस्तानी सेलिब्रेट किया। डिप्लोमेटिक लेवल पे पाकिस्तान हैज़ डन वंडर्स, बहुत कामयाबी, बहुत रिकग्निशन, सब कुछ हुआ है। बट थोड़ी सी अगर हम इनवर्ड देखते हैं चीज़ों को, तो मईशत जमूद का शिकार है, स्ट्रगल हो रही है, एक्सपोर्ट्स का कोई हाल नहीं, बेशुमार इश्यूज हैं, यू नो, एवरी डे न्यू डे इज़ अ न्यू डे। तो आपके नज़दीक ये कितना बड़ा प्रॉब्लम है? लोगों को रिलीफ नहीं है। द गवर्नमेंट इज़ इन थर्ड ईयर, दे आर वेरी वेल इन देयर थर्ड ईयर, और अभी भी कोई उस तरह का रिलीफ नहीं है लोगों के लिए। इज़ इट हर्टिंग द गवर्नमेंट का कैपिटल? वो ब्लीड कर रही है, या जो इस तरह की हुकूमत होती है या जो ताकत के हिसाब से चलती है उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका पॉलिटिकल कैपिटल ब्लीड हो रहा है या नहीं हो रहा? क्या गवर्नमेंट पावरफुल है? बहुत ज्यादा पहले से पावरफुल है। क्या गवर्नमेंट पॉपुलर है? बिल्कुल नहीं। देखें, ये इनके स्ट्रक्चरल फ्लॉज,
और ये इज्जत अपनी जगह, दुनिया में एक चेंज परसेप्शन अपनी जगह, लेकिन इकोनॉमी इन परसेप्शंस पे कुछ फायदा तो दे सकती है आपको कि लोगों का आपकी तरफ रवैया बदल जाता है, लेकिन आपकी सीरियस कैपेसिटी क्राइसिस है। अब देख लें IMF के अंदर डील्स देख लें, जो ये डील्स कर रहे हैं, दे आर एब्सर्ड डील्स ये कर रहे हैं। अभी हम सुन रहे हैं कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स अब नहीं बनेंगे जी, बैन कर देंगे, पुरानियों को भी खत्म कर देंगे। ये एक इट्स अ स्टूपिड थिंग टू डू। दुनिया में बने IMF के प्रोग्राम, अगर नहीं डॉलर कमाने हैं लेकिन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन नहीं होगी। आप कहते हैं जी हमारे बहुत हम पॉपुलर हैं जी अमेरिका के साथ, ट्रम्प साहब भी कहते हैं मेरे फेवरेट हैं सारे, प्राइम मिनिस्टर भी, फील्ड मार्शल भी, लेकिन जब आप IMF का आपके पास आता है, मैं आपको छोटी एग्जांपल देता हूँ, जो कैट्स है, जो इस वक्त फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर है, वो हमेशा अमेरिकन होता है। ये जो इस वक्त बंदा लगाया है, ये चीफ ऑफ स्टाफ था करंट सेक्रेटरी कॉमर्स का, ट्रेजरी का, अमेरिका। जितने आपके ये आए होते हैं, ये टीम्स इनकी IMF की मिशंस, ये इनको डायरेक्ट करता है, इनको ओवरसी करता है वो बंदा जो फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, बस वही लेके जाता है इसको एग्जीक्यूटिव बोर्ड में। क्या उसके साथ कोई बातचीत किया आपने? क्या इस ताल्लुक को आपने यूज किया कि यहाँ पे जो उनका कमीशन आया हुआ था, आप उनके साथ बैठ के इस टाइप के कंसेशंस लें, यहाँ पे अब रगड़े पे रगड़ा लगवाए जा रहे हैं, तो क्या फायदा अगर उन ताल्लुकात का या गुडविल का, अगर आपने उसको ट्रांसलेट नहीं करना इनटू मीनिंगफुल एक्शंस। दूसरी पॉलिसीज का यहाँ पे कोई स्ट्रक्चरल फ्लॉ मुझे आप बता दें, कोई प्रोग्रेस है? कोई नहीं। आप सिर्फ फिस्कल पॉलिसी बैठ के बना रहे हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री अपने टारगेट ले लेती है, हमारा रेवेन्यू टारगेट कम हो जाए, फलाना हो जाए, इकोनॉमिक ग्रोथ का कोई इंडिकेटर नहीं। रियल इनकम्स आपकी पिछले 2014 से ले आए आप, तो आज उससे कम है। आप गरीब से गरीब तर हो रहे हैं, आपकी इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन नहीं हो रही, श्रिंकेज हो रही है। तो बुरा हाल है इन्फ्लेशन का। अभी अब बताया जा रहा है कि जी 1100 अरब के नए टैक्स लगेंगे, 260 अरब लेवी में इजाफा होगा। किससे लेने? टैक्स पे ऐसा बढ़ाते नहीं है। आपके मेरी तरफों पे और टैक्स लग जाएगा, कॉर्पोरेट टैक्स और लग जाएगा। 68% कॉर्पोरेट टैक्स यहाँ पे है, एनर्जी हाईएस्ट लेवल पे है। कौन सा इन्वेस्टर आएगा? आप अपना इन्वेस्टर नहीं पैसे लगाता तो बाकी कौन सा बाहर से आएगा? आप इनकी बातें सुने, इनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, एब्सोल्यूट फेलियर। ये सिर्फ डंक पा रहे हैं, बस ये टाइम गुजर जाए, बजट टू बजट हम सर्वाइव कर जाए। आज आप इलेक्शन करवा दें, ये वाइप आउट हो जाएगी गवर्नमेंट, यकीन माने। और इसलिए नहीं कि दूसरे ने बहुत काम किया हुआ है, बिकॉज ये कोई काम नहीं कर रहे। आम आदमी का हाल देखें, मर गए हैं लोग अपने बर्तन बेच के अपने बिजली के बिल अदा कर रहे हैं। आप एक एग्जांपल बताता हूँ, क्रिमिनलिटी। आपको पता है कि मैंने कुछ एग्रीमेंट्स निकाले IPPs के, अब मुझे नहीं पता कि सब में ये है कि नहीं, लेकिन कुछ में है। उनके अंदर आप तो वकील हैं, आपको पता है, फोर्स मेजोर के मुनीब क्लॉज ही नहीं डले हुए। आप सोच सकते हैं कि आप एक $multi-million प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं, उसमें फोर्स मेजोर क्लॉज ना हो? ये कस्तन है, ये कोई गलती नहीं है, ओवरसाइट नहीं है। यू टेल मी एज अ लॉयर कि आप अगर इतनी इन्वेस्टमेंट, इतना बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, क्या फोर्स मेजोर क्लॉज होगा कि नहीं होगा? नहीं, एब्सोल्यूट होगा। क्यों नहीं है वहाँ? एब्सोल्यूट होगा। और नहीं है इनके कई कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर। अब आप मुझे बताएं, ये किस तरह, अगर ये क्रिमिनलिटी नहीं है तो क्या क्रिमिनलिटी होती? सो हर जगह इस मुल्क में हमें टीके लग रहे हैं। कल मैंने शो किया था ये इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड के ऊपर, जो उन्होंने बिलियंस वहां से तबाही लगाई। वहां पे एक बंदा बैठ के, चीफ एग्जीक्यूटिव है खुदाबख्श साहब, वो चीफ एग्जीक्यूटिव बन के अपनी प्रमोशन साइन कर रहे हैं कि जी जो इंजीनियर खुदाबख्श है उसको इस ग्रेड से इस ग्रेड में प्रमोट किया जाता है, क्योंकि वो इंजीनियर खुदाबख्श के पास एक्टिंग चार्ज है। अल्लाह। और सेक्रेटरी साहब उनको प्रोटेक्ट करते हैं हर चीजों पे। उस बंदे को 25 साल हो गए इस ऑर्गेनाइजेशन में, 5 साल बाद अब्जॉर्ब होना चाहिए, वो अब्जॉर्ब भी नहीं हुआ, कोई रिकॉर्ड नहीं है। और वो जो EDB है, वो हर साल टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीस की एग्जेम्पशंस देता है। हमने 5 कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू किए, सिर्फ 5 रैंडमली, उसमें 75 करोड़ की एग्जेम्पशंस, और फिर इलीगल एग्जेम्पशंस जो बाद में दूसरे आके उनकी कैंसिल हो रही हैं, कोई इंक्वायरीज नहीं है। इकोनॉमीज ऐसे नहीं चलती भाई, जहाँ ब्यूरोक्रेसी पे अकाउंटेबिलिटी ना हो, जहाँ आप पॉलिसी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स ना करें। बस मुनीब पे अगर टैक्स था 20,000, इस साल 40,000 कर दो, अगले साल 60,000 कर दो। पेट्रोल जो आप आम मोटरसाइकिल वाले को तबाह कर दो, हम जी 2,000 की उसको दे रहे हैं रिलीफ जी। जो आपने टैक्स लगा के 1 लीटर भी रोज लेता, आपने महीने का उस पर डाल दिया एक्स्ट्रा 6,000।
उसमें से 2,000 वापस कर दिया, बड़ा एहसान किया। तो जो 4,000 उसकी जेब से निकाला है वो चोरी का कौन जिम्मेदार? इस तरह की इकोनॉमिक्स चल रही है यहाँ कि मेरे से 8,000 ले लें, मुझे 4,000 वापस कर दें, फिर मेरे बाप के सिर आसान है। देखें, हमने तो आपको 4,000 की सब्सिडी दी। तो ये जो शेनानिगन्स है ना, इकोनॉमिक शेनानिगन्स, दिस इज नॉट इकोनॉमिक्स, दिस इज नॉट प्रोग्रेस। क्यों हम तरक्की नहीं कर? अब सारा डाल दिया लोगों ने जी एनएफसी के ऊपर। बिल्कुल एनएफसी के बहुत फ्लॉज हैं। अगर एनएफसी ही प्रॉब्लम्स की जड़ थी तो उससे पहले 22 IMF प्रोग्राम्स क्यों आए? क्यों आए उससे पहले 22 IMF प्रोग्राम? उससे पहले आपके ये लोगों के जो अपने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स थे, इंडिकेटर्स थे, वो हमारे हर साल नीचे क्यों जाते रहे आज तक? हम 148 से 160 पे किस पोजीशन पे चले गए, 146 से 160 कुछ पे चले गए। मतलब कि अजीब मुल्क में मजाक है। मैं आज डेटा देख रहा था 2022 से लेकर अब तक, आपको पता है हम 4.3 ट्रिलियन सिर्फ लेवी में दे चुके हैं, सिर्फ पेट्रोलियम लेवी। 4.3 मतलब आप 10 को ही कर लें, 400+ अरब कितने बन जाते हैं? आप सैकड़ों अरब बन जाते हैं। What do they have to show for it? They have to show 11 बिलियन का जहाज, कुछ जजेस के लिए, सिलेक्टेड के लिए BMW गाड़ियां, टॉप ब्यूरोक्रेट्स के लिए V8s। ये इकोनॉमिक ग्रोथ है तो फिर ठीक है, बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। आम आदमी गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। मंसूर अली खान साहब, इस बारे में आपकी क्या राय है? आप क्या समझते हैं? देखिए, मैं फ्रैंकली स्पीकिंग ये जो मौजूदा ऑपोजिशन जमाते हैं ना, इनसे तो मैं कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करता, क्योंकि मेरा ख्याल में अपने सियासी जो है वो मफामत की वजह से, हालात की वजह से शायद वो कोई रोल अदा ना कर सकें। लेकिन कभी कभार मुझे इस बात का शक जरूर पड़ता है कि अनअनाउंस्ड, अननोन जो है वो कोई ना कोई लीडर अगर बीच में से निकला आया, क्योंकि हमने मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर सोशल मीडिया के पावर को इस्तेमाल करते हुए हमने देखा है। रिसेंटली आपने देखा होगा इंडिया के अंदर जो है सिर्फ एक कमेंट के ऊपर, एक जज के कमेंट के ऊपर कि उसने वहां के नौजवानों को कॉकरोच कह दिया था, उसके ऊपर एक पूरे कॉकरोच पार्टी बना दी गई, रातों रात एक पार्टी बना दी गई। तो नौजवानों के हाथ में ये ताकत अब आ रही है, वो उसको रियलाइज कर रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर आपने देखा, बांग्लादेश में नौजवानों ने किस तरह अपनी स्पेस ली। पूरी दुनिया के अंदर और बहुत से ममालिक हैं जिसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि नौजवान एकदम जो है वो हटाते हैं सबको और खुद आके वो स्पेस लेते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान में भी जो है वो इस तरह की एक नौजवानों की तहरीक जो है वो शुरू हो जाए, और अगर ऐसी शुरू हुई, ये मैं अभी से प्रेडिक्ट कर रहा हूं, अगर ऐसी शुरू हुई, ना वो पीटीआई को देखेगी, ना वो नून लीग को देखेगी, ना पीपल्स पार्टी को देखेगी, वो किसी को नहीं देखेगी, वो फिर डायरेक्ट एम करेगी और वो डायरेक्ट जाके जो है वो हुक्मरानी की तरफ जो है वो एम करने की कोशिश करेगी। मुझे लगता है अगर कोई तब्दीली आ सकी, अगर कोई इस निजाम के अंदर कुछ हो सका, तो शायद ऐसी किसी तहरीक से होगा। लेकिन मौजूदा प्लेयर्स जो ऑलरेडी इस निजाम के अंदर मौजूद हैं, उनसे मुझे किसी किस्म की कोई बड़ी उम्मीद नहीं है। राइट। अच्छा, अलीना शिकरी साहबा, ये जो जारी बात है, मुख्तलिफ आराएं जो हमारे सामने आती हैं, आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब 4 बजट्स पेश कर चुके हैं। ये आइंदा जो बजट आ रहा है वो उनका 5वां बजट होगा। इस हुकूमत का 5वां बजट मेरे ख्याल से स्पीक्स वॉल्यूम्स कि कितना ही हुकूमत जो दावे करती है कि माशी तौर पे बहुत हमने बेहतरी कर दिया, आई थिंक वो तमाम इकनॉमिक पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये अरसा जो है वो काफ़ी होना चाहिए। और सवाल भी उनसे यही पूछा जाता है शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत से कि आया कि आपने जो टारगेट सेट किए थे, या इस मुल्क के जो मईशत को लेकर जो कोर सवालात हैं, कोर जो इशूज़ हैं, कि आपने टैक्स नेट क्या आप बढ़ाने में कामयाब हुए, नाकाम हुए? आपको आवाम के सामने वो तमाम चीज़ें रखनी चाहिए। हमने बतदरीज देखा, एक पाकिस्तान का एक तल्ख अलमिया यही है कि आप उसी तबके को बार बार टैक्स करते हैं जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं। यू टैक्सिंग द ऑलरेडी टैक्स सेगमेंट्स। आपने जहाँ पर उस अमीर जो ज़मींदार है, दुकानदार है, जो रियल स्टेट सेक्टर है, आप उसको टैक्स रेट में लाने में ताहाल मुश्किलात का आप शिकार हैं, आपको चैलेंजेस दरपेश है, और नेचुरली वो आपका वोट बैंक भी है, अशराफिया जो है वो आप उसकी गिरफ्त में है ये निज़ाम। उसके हवाले से जो है आप वो सख्त फैसले नहीं दे सकते जो सख्त फैसले आप गरीब आवाम के ऊपर मुसल्लत कर रहे हैं। मुसलसल उसी एक ही लॉट को, गरीब तनख्वाहदार तबके को जो है वो आप उसी चक्की से बार बार गुजार रहे हैं। और IMF की कंडीशंस, क्योंकि नेचुरली हम IMF के प्रोग्राम्स में हैं, हमें जब यही हुकूमत ऑपोजिशन में होती थी तो कहा करती थी कि जी IMF का गुलाम बना दिया गया है, हम आएंगे तो वीव डन इट बिफोर और हम मैनेज कर लेंगे। लेकिन हम देख रहे हैं मुसलसल IMF के प्रोग्राम में रहते हुए
हम उनकी सख्त तरीन शराइत पर अमल दरामद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो कुछ करने के हमारे काम थे, जिस तरह हमारे माशी मुल्क के जो बड़े बड़े माशी एक्सपर्ट्स हैं वो यही राय रखते हैं कि जो रिफॉर्म्स हमने करने थे वो रिफॉर्म्स हम नहीं कर सके, जो फंडामेंटल हमने जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हमने करने थे वो हम नहीं कर सके। और नेचुरली जब आप मुसलसल इन्हिसार आपका कर्ज़ों पे होगा, आप नए कर्ज़े लेकर हम किसी एक मुल्क से पैसे लेकर दूसरे मुल्क को आप रिटर्न कर रहे हो, जब आप इस किस्म की एक साइकिल में फंसे हों और आप ख़ुद कुछ करना ना चाहें तो फिर आप इसी किस्म के हालात देखेंगे जहाँ पर आवाम को बार बार लेवी को बढ़ा के जो है वो आवाम से ही वसूल किया जा रहा है और फिर बरमला उसका इजहार आके हमारे मिनिस्टर्स करते हुए दिखाई देते हैं कि जो कहें कि आवाम चूँकि टैक्स नहीं देती, जो कि ऑलरेडी टैक्स देती है, लेकिन मिनिस्टर साहब कहें, एहसन इकबाल साहब के आवाम टैक्स नहीं दे रही लिहाजा हमें लेवी बढ़ानी पड़ रही है। अली परवेज़ मलिक साहब वज़ीर पेट्रोलियम वो कहें कि जी FBR चूँकि रेवेन्यू कलेक्ट नहीं कर पा रहा तो इसलिए लेवी हमें बढ़ानी पड़ रही है। हाल ही में जो फाइनेंस मिनिस्टर के एडवाइज़र हैं उनके भी पर्ल्स ऑफ विजडम सुन के जो है वो लोग परेशान हो गए, जिन्होंने कहा कि जो बड़ी गाड़ी रखने वाला शख्स है वो ही सिर्फ मुतासर हो रहा है पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफे से, बाइकर्स को तो हम सपोर्ट फराहम कर रहे हैं। तो ये कैसी बात है? पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से पूरा उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट नज़र आता है, पूरी हर चीज़ पे जो है वो उसका इतलाक होता है, हर तरह से महंगाई जो है वो बढ़ जाती है, प्राइसेस जो है वो एस्केलेट कर जाती हैं। अभी भी जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है, आपने इस वॉर के आगाज़ में तकरीबन 5% पर जो था सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स, वो SPI इस वक्त जो है वो 15%, उसमें 3 गुना इजाफा हमने देखा है, 15% पे वो नजर आए। और अब जो कोर इन्फ्लेशन है जो कि पहले सिंगल डिजिट में थी, आप अब डबल डिजिट में दोबारा ले गए हैं, उस डबल डिजिट की बात अब 18% तक की बात की जा रही है। सो महंगाई में जो आवाम है वो पिस रही है। और जहाँ पर हम बात भी कर रहे हैं कि ये निज़ाम जो है आप डिप्लोमेटिक फ्रंट पे आपको ज़रूर अचीवमेंट्स हासिल हुई हैं, आपने ज़रूर अपने झंडे गाड़े हैं, पूरी दुनिया आपकी मौतरफ़ है आपके डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को लेकर, जो आपने मीडिएशन के लिए अब आपने मज़ीद एफर्ट्स स्टेप अप कर दिए। बट आपसे सवाल यही ज़रूर पूछा जाएगा कि आप आवाम को कितना रिलीफ देने में कामयाब रहे। सो लिहाजा इस तमाम को आप चला तो लेंगे, लेकिन क्या हकीकी मानों में आप लोगों तक रिलीफ फराहम कर पा रहे हैं? इसका जवाब है नहीं। आप टैक्स नेट आपने बढ़ाया है? इसका जवाब है नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ टैक्स जो है वो बढ़ा के आप गुजारा कर रहे हैं। आपने फिस्कल डेफिसिट टू GDP जो है वो कम करने में आप ज़रूर अगरचे आप अचीव करने में कामयाब हुए, लेकिन इन दोनों तरीके से ये जो टैक्स बढ़ाने के भी हवाले से और आपने फिस्कल डेफिसिट कम करने के भी हवाले से आवाम ने ही वो कॉस्ट अदा की है। लिहाजा आपसे जो चुभते हुए सवालात हैं वो मुसलसल होते रहेंगे, और स्पेशली शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत से, जो कि आइंदा आने वाले दिनों में अपना 5वां बजट पेश करने जा रही है। काजी साहब, आप बड़ा बेलाग तबसरा करते हैं। जारी बात है मुख्तलिफ ओपिनियंस हैं जो हमारे बहुत से ऑनरेबल कोलीग्स ने हमारे साथ रखे हैं, सामने रखे हैं, जो इस प्रोग्राम का हिस्सा है। आपकी क्या राय है इस हवाले से? ये बिल्कुल अहम बात है और ये ठीक बात है कि पाकिस्तान को बहुत सफारती कामयाबियाँ हासिल हुई। हमारा कद बहुत बड़ा, हमने ये ऑपरेशन सिंदूर में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचाई और बड़ा दुनिया वर्ते हैरत में रह गई। फिर उसके बाद ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसमें जो हमारा रोल था इसने यकीनन हमारा कद बढ़ाया, और इस हवाले से हमें परेशान अपनी मैशत से होना चाहिए। असल बात यहाँ आएगी, ये कॉन्फ्लिक्ट, इस कॉन्फ्लिक्ट के नतीजे में जो यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें ये बताया गया है कि बहुत मुश्किल वक्त आ रहा है, ख़ासतौर पर ग़ज़ाई किल्लत जो है वो बढ़ेगी। जो आपकी ये जो खाद का मामला है ये बड़ी अनका हो रही है, बहुत महंगी हो जाएगी। तो क्या आर वी रेडी, आर वी प्रिपेयर्ड, नंबर 1। एंड इफ़, और क्या ऐसे लोग एट द हेम ऑफ अफेयर्स हैं कि इस बड़े क्राइसिस से कौम को शेयर करके ले जाएं? दैट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। इसमें मैं एक बात ज़रूर ऐड कर दूं कि जो यहाँ सियासत मैशत को नहीं बना, यहाँ मैशत को सियासत नहीं बनाती, मैशत सियासत को बनाती है। तो मेरे ख़्याल में अगर हम मैशत को सही तरीके से हमने ना संभाला तो ये जो ऊपर स्ट्रक्चर है, ये जो फील्डिंग सेट हुई है, ये भी बिखरते हुए देर नहीं लगाएगी। राइट, मैं शुक्रिया अदा करूँगा जनाब मोहम्मद मालिक साहब आपका, जनाब मंसूर अली खान साहब आपका, मोहतरमा अलीना शेखी साहब हमारे साथ मौजूद थी, और जनाब सईद काजी साहब ने हमारा साथ दिया। प्रोग्राम आपने देखा जी, इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।